सबसे पहले जिस तरह से हमने केंद्र और राज्य के बीच में प्रशासनिक संबंध पढ़े, फिर हमने प्रशासनिक संबंधों को कवर करते हुए हम आए केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय संबंधों को। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होगा, तब तक आप नेक्स्ट अगर देखेंगे कि कोई भी ना तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए और ना ही मेंस परीक्षा के लिए कोई उत्तर गढ़ पाएंगे। क्योंकि पॉलिटी इतना कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, दिखता इजी है लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इसकी लैंग्वेज जो है ना वो समझ पाना इतना आसान नहीं होता। इसलिए हमारा सबसे मेन टारगेट क्या है कि सबसे पहले हम बच्चों का कॉन्सेप्ट डेवलप कराएंगे कि क्या चीज क्या होती है, कोई बिल कैसे पास होता है, केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में वित्त आयोग कैसे करता है। जैसे आज हम वित्त आयोग को एक छूते हुए चलेंगे, वित्त आयोग और जितने भी संवैधानिक वो हैं संस्थाएं हैं, गैर मतलब संविधानेतर संस्थाएं हैं, उनको उस पार्ट में हम कवर करेंगे। यहाँ पे हमारा मेन टारगेट रहेगा केंद्र राज्य के बीच में वित्तीय संबंधों को लेकर। तो अगर हम बात करते हैं केंद्र राज्य को वित्तीय संबंधों को लेकर, तो सबसे पहले हमारा हमने कवर कर लिया था केंद्र राज्य वित्तीय कर के राजस्व का बंटवारा परंपरागत कैसे स्थिति थी, 80 अमेंडमेंट के बाद में क्या स्थिति चेंज हुई। मतलब सबसे पहले हमने परंपरागत जो परंपरा पे चलता आ रहा था जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, फिर उसके बाद में 80th अमेंडमेंट के बाद में हमने कवर किया कि 80th अमेंडमेंट जो आपका सन 2000 में आया था। देन हमने जीएसटी के बाद देखा, जीएसटी का अमेंडमेंट आपका 101 करके है। इसको याद रखना, जीएसटी मतलब आपको 101 रुपए का कन्या मतलब कहीं भी आप दान करते हैं या कुछ भी करते हैं 101 का सगुन होता है। तो जीएसटी आप ये मान के चलिए एक सगुन की तरह ही है। अगर इसको आप पॉजिटिव लेंगे तो बेहतर है, और कहीं भी अगर जीएसटी के लिए आलोचना करनी है आपको, उसकी कमियां दिखानी है, तो मैं बार बार कहता हूं कि आपको अपने उत्तर में लिखना है कि आलोचक कैसे कहते हैं। क्योंकि ये गवर्नमेंट की मतलब गवर्नमेंट कुछ भी चीज लाती है ना तो वो पॉजिटिव के लिए ही है, उसके लिए आप अगेंस्ट में कुछ भी, मेरा व्यू है पर्सनल व्यू कि वहां पे आप गलत नहीं बोलना। तो फिर हमने सारी चीजें कवर की। हमने जीएसटी काउंसिल कल परिषद पढ़ ली कि परिषद के कार्य क्या थे, परिषद किस तरह से काम करती है। फिर हमने उसके बाद में स्लैब पढ़े कि जो स्लैब है उसके लिए ट्रांसफर कौन करता है, स्लैब से मतलब किसी चीज को 5% से 12% में या 18% से 28% में। तो जो आपका ट्रांसफरेबल जितनी भी चीजें हैं वो सारी हमने पढ़ी। जीएसटी काउंसिल के कार्य पढ़े, जीएसटी काउंसिल का गठन पढ़ा कि कौन कौन इसके गठन में है। तो ये सारी चीजें हम एक्चुअली कवर कर चुके हैं। अब हमारा मेन जो आता है, हम आए थे आज के उस पे कि केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंधों के बीच में सबसे इम्पोर्टेंट है कि सहायता अनुदान जब केंद्र राज्यों को करता है तो उसका कुछ आधार होता है। जिस तरह से उसमें एक पॉइंट आया था जो विशेष राज्य है, विशेष राज्य में अगर नाम आता है तो सबसे पहले लेटेस्ट मतलब जो भी मुद्दा अभी चल रहा है हाल ही में या एक साल पहले तक, वो बिहार का मुद्दा बहुत ज्यादा चल रहा था। क्योंकि नीतीश जी की गवर्नमेंट 3 बार गवर्नमेंट इसी मुद्दे पे आई है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों दिया जाना चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर नहीं दिया है अभी तक। तो उसके कुछ ना कुछ कारण होंगे। आज हम पढ़ेंगे विशेष राज्य का दर्जा होता क्या है, किस आधार पे किसी राज्य को विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए, और नीतीश जी की मांग का आधार क्यों इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो बिहार के लिए मांग रहे हैं। तो विशेष राज्य के लिए अगर हम पढ़ें तो सबसे पहले देखेंगे इसके विशेष राज्य वो है मतलब कोई भी हम स्पेशल करते हैं तो उसको प्रिविलेजेस देते हैं। प्रिविलेजेस मतलब जिस तरह से हमने देखा कि किसी को ऋण दिया जाता है तो ऋण का काम क्या होता है, ऋण को वापस चुकाना भी पड़ता है आपको, और ऋण को चुकाना भी है उस पर कुछ ना कुछ भले ही मिनिमम हो तो या कुछ भी हो तो वहाँ पे आपको एक ब्याज भी देना पड़ता है। और अनुदान क्या है, अनुदान में कोई भी आपको रिटर्न नहीं करना, सबसे इम्पोर्टेंट बात। और अनुदान में आपका कोई ब्याज भी नहीं होता, मतलब वो पैसा एज ए गिफ्ट टाइप में होता है आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। तो इसी तरह कुछ शर्तें होती हैं कि किसको स्पेशल स्टेट का दर्जा हम दें। तो विशेष राज्य का दर्जा की अगर हम बात करें तो उसकी सबसे पहली मतलब हम पढ़ रहे हैं शर्तें, आधार क्या होना चाहिए उसका। तो आधार के लिए अगर हम बात करें तो आधार के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि उसका पहाड़ी क्षेत्र होना चाहिए। मतलब वहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र जरूर है कि बहुत सारे पहाड़ हों,
वहां पे दुर्गम रास्ते हों, भाई पहाड़ी होगी तो दुर्गम रास्ते होंगे, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट आधार ये आपका पहाड़ी क्षेत्र और दुर्गम रास्ते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो सुविधाओं की कमी भी होगी, मतलब सुविधाएं, संसाधन, इन सब की आपकी कमी मिलेगी आपको। तो ये आपका सबसे पहला आधार है। तो जिन राज्यों को अभी तक दिया है, जैसे सेवन सिस्टर्स हैं उनको दिया हुआ है, तो वो सभी के सभी इस पहले क्लोज को कवर करते हैं। नेक्स्ट आपका अगर हम बात करें तो अंतरराष्ट्रीय सीमा इसकी दूसरी शर्त है कि वो राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा पर होना चाहिए, मतलब उसकी कोई ना कोई बाउंड्री जो है वो ज्यादा से ज्यादा किसी ना किसी मतलब दूसरे देश से की सीमा से मिलनी चाहिए। तो ये दो शर्त दो शर्त होगी। और तीसरी शर्त इसकी है कि वहां पे सैनिक महत्व होना चाहिए, मतलब जैसे जम्मू कश्मीर है आपका, वहां पे डिफेंस की कितनी जरूरत है, मतलब सैनिक महत्व का मामला वाला राज्य होना चाहिए। एंड नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ राज्य होना चाहिए, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा राज्य। तो अब देखिए, ये चार चार की चार शर्त जो राज्य पूरी करता है, तो उस राज्य को हम विशेष राज्य का दर्जा दे सकते हैं। या इनमें से कोई दो शर्त या इनमें से कोई तीन शर्त कोई पूरी करता है, तो लेकिन ये सारा का सारा आधार है, शर्तें हैं, इस पे केंद्र की विवेकाधीन शक्ति है कि वो उसको विशेष राज्य का दर्जा दे या ना दे। इनडायरेक्टली अगर हम कहें केंद्र ही देता है, अदरवाइज मतलब इसको जो वो करता है कि इन शर्तों को आधार मान के पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद जो विवेकाधीन शक्ति रखती है कि किस राज्य को देना और किस राज्य को नहीं देना। अब सबसे बड़ा मुद्दा उठा बिहार का। बिहार बार बार मांग करता है कि उसको विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए। तो हम इसके अगर मान लो सबसे पहले केंद्र सरकार का मत देखते हैं कि बिहार का क्या आधार है और केंद्र सरकार क्या कहती है उसके ऊपर। तो अगर क्लोज वन में जाएं हम, इसके मत को अगर देखें, तो क्लोज वन में डायरेक्टली अगर आप देखेंगे तो ये पहाड़ी दुर्गम रास्ते, सुविधाओं की कमी, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बिहार का ये मत कट जाता है, क्योंकि ना तो बिहार में ऐसी पहाड़ियां हैं, छोटी मोटी पहाड़ियां हैं, राजगिरी हिल की ये जितनी भी छोटी मोटी हैं, तो इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जिस तरह से आपको नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो पहली जो शर्त है वो बिहार की डाउन हो जाती है। तो पहली शर्त पे बिहार खरा नहीं उतरता है। दूसरी जो शर्त आती है अंतरराष्ट्रीय सीमा की। अब अंतरराष्ट्रीय सीमा की अगर हम बात करें तो जो बिहार का जो बाउंड्री वो होती है वो नेपाल से होती है। तो नेपाल से बाउंड्री होने का मतलब ये है कि नेपाल कोई ऐसा कंट्री तो नहीं है कि कल को भारत से अटैक कर देगा, या नेपाल और भारत के संबंध शुरुआत से हमारे अच्छे संबंध रहे हैं। तो वहां पे कोई भी डिस्प्यूट होना इतना मतलब इतना आसानी से नहीं होगा, मतलब वहां उस आधार पे कि अंतरराष्ट्रीय सीमा है। इसी आधार पे अगर हम बात करें कि सैनिक महत्व का मुद्दा, कि हमने वहां पे मतलब रेजिमेंट जिस तरह से जम्मू कश्मीर में रखी हुई है, या डिफेंस सुरक्षा की दृष्टि से इतना इम्पोर्टेंट उसमें रखा हुआ है, तो ऐसा भी वहां पे कुछ नहीं है। तो ये दोनों जो शर्तें हैं यहाँ पे, दोनों की दोनों शर्तें यहाँ पे बिहार डाउन हो जाता है। लेकिन अगर हम तीसरी शर्त की बात करें कि सामाजिक आर्थिक पिछड़ा, तो बीमारू राज्य की स्टेट में जो बिहार है वो नंबर वन है गरीबी में। ये जो शर्त है ये बिहार को पूरी तरह वो करती है कि अगर आप देखो अशोक का राज्य था, मगध इतना स्ट्रॉन्ग था, और आज बिहार राज्य की स्थिति क्या है। जो बिहार मांग कर रहा है उसका सबसे बड़ा आधार ये है कि वो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा है। मतलब इसका कारण तो ये हो गया कि हम गरीब से हैं और हम भीख मांग के, मतलब ये एक तरह की भिक्षावृत्ति होगी ना, कि आप भीख मांग मांग के अपने स्टेट को मतलब फंडिंग कराते रहेंगे और वो हो जाएगा। और फंडिंग का आधार मैंने कल बताया था कि फंडिंग क्यों विशेष राज्य का दर्जा, क्योंकि यहाँ पे आपका 90% तक सहायता अनुदान मिलता है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 90% तक सहायता अनुदान मिलेगा अगर विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हो जाता है। ऋण केवल 10% रह जाता है। तो फ्री की पैसा सबको बेनिफिट मिलता है। इसी मुद्दे पर नीतीश जी 3 बार आए। लेकिन अगर हम बात करें, ये 3 जब उसका डिनाई हो गया, जो आपको जिनको भी विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है उनके लिए ये सारी शर्तें वैलिड हुई हैं। लेकिन बिहार के लिए केवल इस आधार पर अगर हम देंगे तो ये कहीं ना कहीं
एक तरह की, जैसे नीति आयोग ने भी इसको बोला है, नीति आयोग ने इसको या इसको एक वर्ड दिया है पैरासाइट करके, मतलब पैरासाइट आप पैरासाइट की तरह आप बना देंगे। अब इस आधार पे तो यूपी भी मांगेगा। तो कहीं आप जब उत्तर में लिखेंगे 200 शब्दों में, तो ये जरूर ध्यान रखना, यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं कि बराबर का राज्य जो उत्तर प्रदेश है, वहां पे भी एक एक पूरा का पूरा पूर्वांचल एरिया वो बिहार जैसी स्थिति में है। और अगर उत्तर प्रदेश भी मांग करे, छत्तीस झारखंड भी मांग करे, तो वो सारे के सारे कहीं ना कहीं एक पैरासाइट वो होंगे और केंद्र पे एक बड़े राजस्व का दबाव पड़ेगा। और ये एक गलत रास्ता दिखाता है और गलत एक वृत्ति उत्पन्न करता है। अब ये सारी की सारी चीजें पढ़ी हमने, इसकी मतलब डिनाई क्यों बिहार को नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन अभी एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अब गवर्नमेंट मांग रही है तो कोई ना कोई तो पॉइंट रहा होगा ना उनका कि किस आधार पे उन्होंने मांगे। अब कुछ उनकी मांगे हैं जो ये कहती हैं कि हमें विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए। इसके लिए नीतीश जी ने किताब भी लिखी थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा करके, एक बुक का नेम है। और उसमें इन्होंने कुछ आधार बताए थे कि क्यों बिहार को देना चाहिए। और ये जो आपने फॉर्मूला बनाया है, ये सारा का सारा कहाँ गलत हो सकता है। सबसे पहली चीज उन्होंने कही, ये ध्यान रखना, ये आप क्वेश्चन में आप नोट लिख के आएंगे तो मतलब एग्जामिनर उसको मतलब बहुत अच्छा उसको अप्रिशिएट करेगा और आपके नंबर थोड़ी से नॉर्मल से अच्छे रहेंगे। ये जो फॉर्मूला है, सबसे पहले इसका आधार देखिए। इसका आधार जो है वो गाडगिल, ये गाडगिल समिति की रिपोर्ट है। मतलब गाडगिल फॉर्मूले के आधार पे, जब मैंने कल समझाया था पूरा का पूरा, ये एक एक तरह का ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला मैंने आपको कल बताया था कि किस तरह से ये फॉर्मूला काम करता है, किस तरह से 10%, 90% जो है, आप प्रीवियस वीडियो में मेरा देख सकते हैं। तो ये पहले की नीतीश जी कहते हैं कि ये एक फॉर्मूला है गाडगिल समिति के आधार पर। तो किसी समिति की दी हुई सिफारिश से अगर आपने मानी है, तो संविधान ने तो दिया नहीं है, संविधान ने तो कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं दिया है। तो इसको एक प्रेसिडेंशियल उस पर मतलब एक नोटिफिकेशन पे इसको कैंसिल किया जा सकता है। तो सबसे पहला उनका आधार जो देने का है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि समिति की रिपोर्ट है, कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब क्यों समिति की रिपोर्ट नहीं है? जिस तरह से इन्होंने पहला ये शर्तें दी हैं कि पहाड़ी क्षेत्र में सुविधाओं की, अब बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनमें पहाड़ी क्षेत्र ही नहीं है, लेकिन उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। जैसे छत्तीसगढ़ देखेंगे आप, और आप झारखंड देखेंगे, तो बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं कि जिनको कभी मिलेगा ही नहीं इस आधार पे। अगर ये शर्त रखेंगे हम मुख्य शर्तों में, तो उस आधार पे उसकी स्थिति कितनी भी बुरी हो तो हम उसको सहायता अनुदान नहीं दे सकते हैं। दूसरी चीज अंतरराष्ट्रीय सीमा, और तीसरा सैनिक महत्व। मतलब ये तीनों की तीनों जो शर्तें हैं वो तीनों का आधार ही ज्योग्राफी है। मतलब इन तीनों का आधार उन्होंने बताया कि ज्योग्राफी है। अब रात रात में तो आप बिहार में ना तो ना तो वहां पे पहाड़ लगा सकते हैं, एक ही पहाड़ बना दिए, ना ही वहां पे कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा खड़ी कर सकते हैं कि चाइना से उसको मिला दो, ना उसे एकदम सैनिक महत्व का मुद्दा बनाया जा सकता है। तो बिहार कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो इस उसमें तीनों शर्तों के मामले में, इवन बिहार नहीं, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनकी स्थिति बहुत गंभीर है लेकिन उनको नहीं दिया जा सकता। उम्र भी वो प्रयास करेंगे तो भी नहीं दिया जा सकता। और कुछ राज्यों को जहाँ केवल भौगोलिक स्तर पे ही दिया गया है, भले ही वो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े ना हो। तो यहाँ तक ये आधार आपको समझ में आया कि क्यों बिहार मांग रहा है और क्यों केंद्र सरकार वो कर रही है कि इस तरह से नहीं देना चाहिए। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ आपका। जल्दी से बच्चों बताइए कि सर जहाँ क्लियर तक हो कोई गया सर। क्वेश्चन है आपका सर एक क्वेश्चन जैसे मैं ये बोलना चाहूंगा पूछिए। कि जैसे कि विशेष राज्य का दर्जा जो आधार आपने बताया सैनिक महत्व, तो एक क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे कि अपना जो बिहार स्टेट है, यहाँ पर जैसे कि प्राकृतिक आपदाओं में जैसे बाढ़ आती है, हर साल ऑलमोस्ट बाढ़ आती ही है, तो जिसमें लाखों लाखों लोग को विस्थापित होना पड़ता है या उनकी फसलें खत्म हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। तो क्या ऐसे मामलों में सैनिक महत्व तो नहीं दिया जाता, जैसे कि उनकी हेल्प करने के लिए? जैसे कि हाल ही के केस में देखे, जो केरला में एक बांध के टूटने की वजह से बहुत ज्यादा बाढ़ आई, जिसमें एक सैनिक या आर्मी ने ही
उसमें लोगों के बचाव का कार्य किया। तो सैनिक महत्व का मतलब क्या सर? जैसे कि कोई वॉर के टाइम या किसी भी आपदा विपदा के समय जो सैनिक महत्व, क्योंकि उसमें भी एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम के साथ हमारी सेना भी काम करती है। तो ये सैनिक महत्व वाला, जैसे कि आप बिहार के स्टेट में बोलते हो, सैनिक महत्व तो हो सकता है सर वहाँ पे? जी, आपका क्वेश्चन बहुत ही वैलिड है, लेकिन सैनिक मतलब जो सेना बनाई गई है, सेना का निर्माण केवल डिफेंस के लिए किया गया है। उसका हेल्पिंग नेचर के हिसाब से कहीं भी जो सेना का बनाने का आधार था, कहीं भी ऐसा नहीं था। तो सेना केवल और केवल सैनिक महत्व की अगर बात करते हैं हम, तो वो सैनिक महत्व केवल और केवल डिफेंस उसमें आता है। जैसे गुजरात हुआ, आपका कश्मीर हुआ, आपका ये एरिया, आपका पंजाब का एरिया हो गया, आपका नॉर्थ ईस्ट का एरिया हो गया, तो वहीं पे उसी को आधार बनाया है जो संविधान ने मतलब इन्होंने जो गाडगिल समिति ने, जो ये एक समिति की रिपोर्ट है, तो उन्होंने जो सैनिक महत्व दिखाया है, क्योंकि एनडीआरएफ की टीम आपकी हेल्प मतलब जो आपदा में हेल्प करना है वो एनडीआरएफ लगी रहती है, जो एसडीआरएफ है वो लगी रहती है, मतलब ये सारे हेल्प किए जा सकते हैं। वहाँ पे आप मतलब सैनिक महत्व ना भेज के पैरामिलिट्रीज की हेल्प ले सकते हैं। लेकिन अगर कहीं वार का टाइप में सिचुएशन है या हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं किसी कंट्री से, तो सैनिक महत्व को वहीं दिया गया है। तो आप समझे दोनों में डिफरेंस क्या है? जो सर मतलब बुक्स हाँ, बोलती है, जिन्होंने समिति ने जो रिपोर्ट दी है उसके आधार पे सैनिक महत्व इसी तरह से इन्होंने निर्धारित किया है। ओके सर। जैसे गढ़गिल समिति हमारी बनी थी, इन्होंने आधार बनाया था। तो उन्होंने आधार की पॉइंट एक बार आप बता देते, जैसे कि क्या क्या आधार हों। जैसे कि आपने बोला कि पहाड़ी क्षेत्र होना जरूरी नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, फिर भी उनकी स्थिति काफी दयनीय है, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश बिल्कुल। भी शामिल कर सकता है। तो यही सारे पॉइंट है क्या सर ये गढ़गिल समिति में हाँ हाँ, जो मैंने हमारे? 4 पॉइंट लिखा है यही गाडगिल समिति की रिपोर्ट थी। इसमें यही सिफारिशें की थी कि जो विशेष राज्य का दर्जे का आधार होना चाहिए वो यही आधार होना चाहिए। क्योंकि जब गाडगिल समिति आपने मतलब गाडगिल समिति ने रिपोर्ट दी, तो उस समय की परिस्थितियां कुछ और होंगी और आज की वर्तमान परिस्थितियां कुछ और है। यही नीतीश जी कह रहे हैं कि आधार को बदला जा सकता है, ये केवल एक रिपोर्ट की सिफारिश है। कोई संविधान ने तो हमें लिख नहीं दिया है कि पत्थर की लकीर होगी है कि ऐसा ही हमें फॉलो करना है। तो उनका वो आधार भी मतलब एक तरह से कहा जा सकता है कि सही है, लेकिन आपको निष्कर्ष में कैसे डालना है अब वो समझो। निष्कर्ष में आपको डालना है कि जिस तरह से मैंने बताया कि यूपी ने, देखो यूपी ने बराबर का राज्य है वो मांगने लगे, लेकिन योगी जी ने क्या किया कि वहां पे एक्सप्रेसवे बना दिए, वहां पे एम्स बना दिए, वो एरिया डेवलप करने के लिए वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर का खड़ा कर दिया। अब इंफ्रास्ट्रक्चर जब खड़ा किया है तो उसकी वजह से वहां पे डेवलपमेंट बढ़ रहा है धीरे 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 धीरे। आप जाके देखिए गोरखपुर, आपका जो पूरा का पूरा पूर्वांचल है वो किस तरह से चेंज हो रहा है। भाई हाँ सर। मांग तो ये भी सकते हैं ना, उत्तर प्रदेश भी मांग सकता है। गुजरात में भी संसाधनों की बहुत कमी है, लेकिन गुजरात भी डेवलप किया, गुजरात मॉडल अगर देखेंगे आप। तो आप अगर ऐसा करते हैं तो पैरासाइट जैसी नीति आयोग की रिपोर्ट है ये जो मैं बोल रहा हूँ आपको, तो नीति आयोग भी यही बोलता है कि आप इनको सबलीकरण के मुद्दे पे ले जाइए। जैसे हम नारी की बात करते हैं ना, कहीं हम उनको मतलब हेल्पिंग नेचर ना देके हमें उनको वहां पे कहीं ना कहीं सबल करना पड़ेगा। ये वर्ड आप यूज कर सकते हैं अपने उसमें, मतलब उनको ऋण दो ना कि अनुदान दो। तो ऋण जब किसी को उधार रहता है ना, तो उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, लाइबिलिटीज रहती है, तो वो उस पैसे का सही इस्तेमाल करता है, ना कि कहीं अपने स्वतः हितों के लिए गवर्नमेंट उसका इस्तेमाल करे, क्योंकि ऋण पे जवाबदेहिता बनती है। तो आप इस ओके सर। तरह से उसका निष्कर्ष लिख सकते हैं कि और भी राज्य मांगेंगे और इनको सबल कीजिए, ऋण दीजिए और ऋण को थोड़ा सा दीर्घ टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए दे दीजिए। आपका मिनिमम से मिनिमम उस पर वो रखिए। ब्याज दर। तो इस तरह की चीजें आप ब्याज दर करके उस पर आप कर सकते हैं काम। चलिए, यहाँ तक हमारा पहला टॉपिक आज का। नॉर्मली हम समझ गए विशेष राज्य का दर्जा क्या। अगर किसी भी स्टेट कोई मांग करता है तो उसको आप दोनों पक्ष और विपक्ष में उसको समझा सकते हैं। अब नेक्स्ट मुद्दा इंपॉर्टेंट आता है, जहां तक हमने अभी तक पढ़ा है। अभी तक कर राजस्व का बंटवारा पढ़ा हमने, सहायता अनुदान पढ़ी। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है एक आर्टिकल आपका 280। जिस तरह से आप आर्टिकल 280 सभी जानते हैं कि आर्टिकल 280 ने एक संवैधानिक संस्था का निर्माण किया, मतलब आर्टिकल 280 के आधार पर एक संवैधानिक संस्था का निर्माण हुआ जिसको बोलते हैं वित्त आयोग, मतलब फाइनेंस कमीशन जिसे बोलते हैं।
देखिए कोई भी संस्था है या कुछ भी है, उसके बारे में आपको सबसे पहले अगर कोई आ रहा है तो सबसे पहले आपको जानना है कि वो संवैधानिक है। देखो 3 तरह की चीजें होती है, संवैधानिक होती है, गैर संवैधानिक होती है, और एक संविधानेतर होती है, मतलब उसको सांविधिक भी बोलते हैं। जैसे आपका सबसे पहले आपको जानना है कि संवैधानिक क्या होती है। मतलब संवैधानिक वो है कि संविधान ने उसका प्रावधान दिया हो, जब संविधान बना उसमें उसका कहीं ना कहीं किसी आर्टिकल में उसका जिक्र हो, या संविधान ने कहा कि ये संस्था का निर्माण होना चाहिए। अब संविधान ने कहा निर्माण होना चाहिए, तो संविधान ने किसी ना किसी आर्टिकल से उसका आधार दिया होगा। जिस तरह से कहते हैं कि आर्टिकल 52 के तहत एक राष्ट्रपति का पद होना चाहिए, तभी तो प्रेसिडेंट आया यहाँ पे। इसी तरह आर्टिकल 280 में बोला कि आर्टिकल 280 आधार होगा एक वित्त आयोग गठन करने का, उसी तरह वित्त आयोग का गठन किया गया। तो अगर ऐसी कोई भी कंडीशन है तो वो संस्था आपकी संवैधानिक संस्था होगी। दूसरा वर्ड होता है मतलब गैर संवैधानिक। मतलब गैर संवैधानिक का वर्ड बिल्कुल विपरीत हो जाता है। बहुत सारे बच्चे मेंस में क्या लिख के आते हैं कि संविधानेतर की जगह पे वो गैर संवैधानिक लिख जाते हैं। मतलब गैर संवैधानिक कहीं ना कहीं नकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है आपका, कि कोई भी चीज गैर संवैधानिक होगी तो मतलब उसका हम जिक्र ही नहीं कर सकते। गैर संवैधानिक कुछ भी नहीं होता अगर आप मतलब अदर देन वो कर रहे हैं। एक होता है कि संवैधानिक संस्था है लेकिन संविधान में उसका जिक्र ही नहीं था, लेकिन संविधान में जब हमने संशोधन किया, संशोधन करके उसका आर्टिकल एक ऐड किया, जैसे हमने बहुत सारी अनुसूचियां ऐड की, जैसे 73 अमेंडमेंट से हमने पंचायतों का गठन किया, 74th अमेंडमेंट से हमने नगर पालिका का गठन किया। जैसे आपने इसी तरह बहुत सारी संस्थाएं हमने जिसमें चेंज करके, तो वो भी सर सारी की सारी संवैधानिक में ही आएंगी। हाँ ओके सर, अल्पसंख्यक आयोग भी है ना सर उसमें, तो ये सांविधिक सभी के निकाय में? सभी, अगर किसी का आर्टिकल है आपका, जैसे आपका जनजातीय आयोग के लिए बाद में अभी पिछड़ा आयोग बना, तो उसके लिए 338B करके बनाया, 338A करके बनाया जनजातीय आयोग, और 338 वो ऑलरेडी था कि जाति और जनजातीय आयोग मिक्स करके। तो इस तरह के एग्जाम्पल जितने भी हैं वो सारी की सारी संवैधानिक संस्थाएं। अब बात करते हैं हम सांविधिक संस्था की। मतलब अगर सांविधिक संस्था की हम बात करें तो सांविधिक संस्था कैसी होती है? सांविधिक संस्था होती है आपकी मतलब स्ट्रेचरी बॉडी। स्ट्रेचरी बॉडी होती है मतलब वो संविधान ने कहीं उसमें जिक्र नहीं है, और किसी संविधान में आर्टिकल अमेंडमेंट कर कुछ भी करके हमने उसको नहीं गठन किया, उसको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेचरी मतलब विधिक तौर पे हमने लॉ, एक लॉ फॉर्म किया, जो लॉ या तो मंत्रिमंडल के उसमें हुआ या मंत्रिपरिषद ने एक लॉ फॉर्म किया, एक बिल मतलब एक कानून बनाकर, और उस कानून को हमने मतलब अधिसूचना जारी करके लागू कर दिया। उस तरह का जैसे आपका योजना आयोग था पहला, वो केवल एक मंत्रिमंडल की सिफारिश पे एक नोटिफिकेशन जारी होके हो गया। इसी तरह योजना आयोग की जगह पे अब नीति आयोग काम करता है। तो नीति आयोग को पढ़ना बहुत जरूरी है। वो मैं जब ये आएगा आपका संविधानेतर सांविधिक संस्थाएं, तब मैं आपको बताऊंगा। और संविधानेतर मतलब जिनका संविधान में आर्टिकल नहीं है, यही आपकी और जितनी भी संवैधानिक होगी, या किसी एक जैसे गाडगिल समिति पे हमने सिफारिशें बना के एक आधार दिया, वो सारी की सारी किसमें आती हैं? संविधानेतर में। सर जैसे आपने बताया योजना आयोग, योजना आयोग तो सर इसका संविधान में कहीं भी इसकी व्याख्या नहीं की गई है, तो ये तो एक गैर संवैधानिक निकाय हो गया ना सर, नहीं, योजना आयोग, गैर नीति आयोग। संवैधानिक ये वर्ड यूज नहीं करना है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि गैर संवैधानिक जैसा कोई वर्ड ही नहीं होता है। ये आपका सांविधिक बॉडी है, मतलब सर, स्ट्रेचरी बॉडी है, सर जैसे मैंने संवैधानिक सांविधिक नहीं। सांविधिक के बारे में जैसे मुझे जो आइडिया है मैं आपको बताता हूँ कि सांविधिक निकाय वो निकाय होते हैं जैसे कि जिनकी व्याख्या मूल रूप से संविधान में नहीं की गई थी, लेकिन बट संविधान संशोधन के द्वारा उनको संविधान में जोड़ा गया, जैसे कि हमारा नहीं नहीं, ये अल्पसंख्यक गलत आयोग। है, ये गलत, जहां भी आपने पढ़ा है ये पूर्णतः गलत है कि संविधान ओके सर। संशोधन करके किसी भी सांविधिक संस्था का निर्माण नहीं किया गया। सांविधिक विधिक, देखो आप इस वर्ड को देखो, विधिक लिया है ना यहाँ पे, मतलब ये एक विधान बनाया है, मतलब ये कानून बनाया है ना। ये मंत्रिपरिषद भी बना सकती है, मतलब बना कानून संसद के द्वारा ही है, लेकिन संविधान में ना तो कोई आर्टिकल में इसका वो किया गया है, ना ही किसी संविधानिक संशोधन करके इसका काम किया गया है। बहुत सारे बिल हम बिना संवैधानिक संशोधन पास करके भी करते हैं ना, वोटिंग कराते हैं बहुत सारी चीजों पे, बहुत सारे अमेंडमेंट करते हैं। हर के लिए तो हम संवैधानिक संशोधन करते नहीं, आर्टिकल 368 के आधार पर। समझे आप मेरी बात?
हाँ सर, समझ रहा हूँ। तो ये जो भी चीजें होती हैं ये एक मंत्री, क्योंकि काम तो आपका विधिक बनाने का कानून काम किसका है, पूरी संसद का, पार्लियामेंट का है। तो पार्लियामेंट में बिना संवैधानिक संशोधन करके भी हम चीजें बना सकते हैं। उसी का एक आधार है कि योजना आयोग। योजना आयोग तो केवल एक मंत्री मंडल की या मंत्रिपरिषद की, एक मंत्रिमंडल की एक सिफारिश पे आपका योजना आयोग बन गया। इसी तरह नीति आयोग का निर्माण किया गया। तो ये चीजें आप ध्यान रखना। संवैधानेतर संस्थाएं मतलब बाद में, लेकिन जिस तरह से आपने अल्पसंख्यक आयोग की जिक्र किया, जिस तरह से आपने मतलब जनजातीय आयोग की बात की, अभी पिछड़ा आयोग का गठन किया गया, वो सारे के सारे उसके लिए आर्टिकल का प्रावधान है। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। फिर हम वित्त आयोग पे चलते हैं अभी। क्योंकि मैं बीच बीच में आपका पूरा कवर करता चलूंगा, जो जो आपकी चीजें मतलब जहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आगे बढ़ेंगे हम। उस कोई आर्टिकल हो या कोई भी चीज हो, यहाँ पे हम केवल और केवल कॉन्सेप्ट्स की बातें करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसका गठन कैसे होता है, मतलब गठन किस आधार पे हुआ। देन हम इसका पढ़ेंगे कार्यकाल, क्योंकि कोई भी संस्था के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि उसका गठन, उसका कार्यकाल, उसका प्रारूप कैसा है, मतलब सदस्य कैसे हैं, अध्यक्ष क्या होता है, उपाध्यक्ष होता है या नहीं होता है, उसकी योग्यताएं, मतलब ये सारी की सारी चीजें करके हम, ये इसमें ही आ जाएगा प्रारूप में। और लास्ट में उसका कार्य, उसका कार्य क्या है। तो अगर गठन की हम बात करते हैं तो गठन पे अगर हम देखें तो गठन, सिंपल सा गठन किसके आधार पे हुआ है, कौन करता है उसका गठन, प्रेसिडेंट करता है। और प्रेसिडेंट ने किस आधार पे किया, आर्टिकल 280 में बोला गया है कि एक वित्त आयोग होना चाहिए। इसका कार्यकाल, जो कार्यकाल सीमा है इसकी 5 वर्ष के लिए होता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अभी जो वर्तमान में वित्त आयोग है वो कौन सा वित्त आयोग है और उसके अध्यक्ष कौन है। ये 2 क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे अभी लेटेस्ट में। और इसका अब प्रारूप की बात करें तो प्रारूप की अगर हम बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, मतलब एक इसका चेयरमैन होगा, और ये चार सदस्य होंगे। मतलब आपके कौन कौन से हो गए आपके इसके, ये 1+4 हो गए, मतलब 5 सदस्य संस्था है ये आपकी। अब जो 4 सदस्य हैं और अध्यक्ष है, अब उनकी योग्यताएं हमें देखनी पड़ेंगी, भाई किस आधार पे उन्होंने अध्यक्ष लिया और किस आधार पे सदस्य की योग्यताएं क्या रखी। कि जो अध्यक्ष की योग्यता है, अध्यक्ष की योग्यता में इन्होंने बोला कि उसको सार्वजनिक कार्य का अनुभव रखने वाला कोई भी सदस्य, जिसको मतलब कोई भी जो पब्लिक वर्क का उसमें काम किया हो या उसका जानकार हो, मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भी सार्वजनिक कार्य का अनुभव रखता हो, मतलब जो पब्लिक वर्क है, जिस तरह से सेवा करना या किसी चीज का, ये सारी चीजें। तो अध्यक्ष की योग्यता ये है इसकी। अब सदस्यों की योग्यता क्या है, हम सपोज करो इसको 1 2 3 4, ये 4 सदस्य हैं। ये 4 सदस्य किस विभाग से होने चाहिए, पहला होना चाहिए जो हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखने वाला कोई व्यक्ति, वो हाई कोर्ट का जज हो या ना हो, लेकिन उसके पास वही योग्यताएं हो जो एक हाई कोर्ट के जज को बनने के लिए चाहिए। दूसरा आपका आता है कि जो वो अर्थशास्त्र का एक्सपर्ट हो, मतलब इकोनॉमिक एक्सपर्ट, जिस तरह से आर्थिक सलाहकार होते हैं या बहुत सारे प्रोफेसर्स होते हैं, या इकोनॉमिक्स, मतलब उसकी स्पेशलिटी जो हो वो इकोनॉमी के लिए हो, मतलब वित्त के लिए उसको अच्छा, मतलब इकोनॉमी अर्थशास्त्र का पूरा ज्ञान हो। तीसरा है आपका जो वित्त और लेखा का विशेषज्ञ हो। वित्त मतलब फाइनेंस, जो फाइनेंस आपका पार्ट है वो इकोनॉमिक्स का ही। वित्त एवं लेखा मतलब ऑडिट जिसको बोलते हैं, एक तरह का मतलब जो आपका वित्त और लेखा का विशेषज्ञ हो, मतलब यहाँ स्पेशलिटी की बात हो रही है, ऐसे नहीं कोई भी आएगा। और तीसरा जो है इसी वित्त के प्रशासन का जानकार होना चाहिए। मतलब आपका ये 4 योग्यताएं हैं जो चार स्पेशल सदस्य लेते हैं।
कि पहला हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता होनी चाहिए उसके पास में, दूसरा इकोनॉमिक एक्सपर्ट होना चाहिए, अर्थशास्त्र का ज्ञाता, दूसरा आपका वित्त और लेखा का जानकार होना चाहिए, मतलब इसमें भी एक्सपर्ट होना चाहिए, इसका विशेषज्ञ होना चाहिए, और वित्त प्रशासन के लिए का भी वो विशेषज्ञ, मतलब वहां पे उसका जानकार हो। तो अगर हम चारों की बात करें तो ये निकालते हैं कि ये कहीं ना कहीं विशेषज्ञ लोगों का एक वो है, जो ये संस्था है इसमें सारे के सारे रिसर्चर, सारे के सारे मतलब सारी की सारी जो बात करते हैं ये फाइनेंस से रिलेटेड बात करते हैं, मतलब अर्थशास्त्र के कहीं ना कहीं जो स्पेशलिस्ट लोग हैं वो आके इस संस्था का निर्माण करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसी के लिए काम करेगी। अब हम बात करेंगे इसके कार्यों की, कि जो इसके मतलब कौन कौन से कार्य ये करेगा। कहीं भी आपको कोई प्रश्न हो तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। सर क्लियर आपका अभी तक, जवाब मुझे मिल गया, चलिए ठीक है। अब सबसे पहले कार्य क्या है, हमने पहले ही इसका बताया था कि सबसे बड़ा काम हमारा होता है कि केंद्र और राज्य के बीच में बंटवारा, मतलब जो राजस्व इकट्ठा हो रहा है, पैसा आ तो रहा है भाई, हमने टैक्स लगा के पैसा इकट्ठा तो कर लिया, तो जो केंद्र और राज्य के बीच में है आपका, केंद्र और राज्य में कर राजस्व के बंटवारे के लिए उसका निर्धारण करेगा, कर राजस्व का बंटवारे का वो निर्धारण करेगा कि कितने परसेंट जो टैक्स कलेक्ट हुआ उसमें से जो सेंटर का टैक्स कलेक्ट हुआ उसमें से कितना परसेंट वो राज्य को देना चाहिए। कर राजस्व का बंटवारा। अब सेकंड इसके लिए वो, अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जो वित्त आयोग है वो एक अर्धन्यायिक बॉडी है। कौन सी है वो, अर्धन्यायिक। अर्धन्यायिक मैंने उस दिन समझाया था, अर्धन्यायिक संस्था कैसी है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि आप क्लासेस कंटिन्यू करेंगे तभी आपको सारी चीजें पता चलेंगी। जो हाफ जुडिशरी बॉडी होती है मतलब वो किस तरह की होती है। दूसरी चीज क्या है, ये परामर्शदात्री है, मतलब केवल इसका काम क्या है, परामर्श करना, ये सलाह दे सकती है और इसकी सलाह बाध्य नहीं है आपकी गवर्नमेंट पे, वो गवर्नमेंट माने इसकी सलाह या नहीं माने। तो पहला काम इसका क्या हो गया, केंद्र राज्य कर का राजस्व का बंटवारा। अब इसका दूसरा क्या है कि ये पहले बार तो इसने कर राजस्व के लिए बोल दिया, दूसरा ये लिखते रहना, आप नोट डाउन करते रहना तभी आपको बाद में समझ में आएगा। दूसरी ये कहता है कि जो सहायता अनुदान है, मतलब केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाली, केंद्र द्वारा राज्य को दिया जाने वाला सहायता अनुदान, जिस तरह से मैंने इस पे पिछली कक्षा में चर्चा की है कि सहायता अनुदान कितने प्रकार का होता है और किस तरह की किस तरह का अनुदान होता है एक्चुअली। तो दो चीजें हमारी क्लियर होगी कि केंद्र द्वारा राज्य को दिए जाने वाले जो सहायता अनुदान है उसके बारे में ये परामर्श देगा। बताया ना हमने, परामर्श ये केवल और केवल सलाह दे सकता है कि बंटवारा इतना होना चाहिए, मतलब राज्य को 41% देना चाहिए, 42% देना चाहिए, या 20% दो, या इस बार वृद्धि कर दो। तो इस तरह से मतलब ये एक कहीं ना कहीं सहकारी, मतलब सहकारी संघवाद की वो बता रहा है। सहकारी संघवाद का एक आधार प्रस्तुत करता है। अब यहाँ कहीं भी रॉकेट साइंस नहीं है, अगर आप इंटरलिंक करेंगे ना तो आपको चीजें सारी की सारी समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है कि अगर प्रेसिडेंट कोई भी इसको वित्तीय कार्य दे, मतलब इस पे आप डिस्कस करो कि भाई सपोज करो कि आपको वित्त के बंटवारे के लिए या कोई WHO से हमें कुछ लेना है, इस राज्य को ऋण लेना है कहीं से, इस तरह की अगर कहीं भी कोई भी वित्तीय काम सोचे, मतलब प्रेसिडेंट जो आपके प्रेसिडेंट हैं वो कोई भी इनको वित्तीय कार्य सौंपे, मतलब फाइनेंस से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे ये एक स्पेशलिस्ट की बॉडी है जो आपके वित्त के जानकार हैं, जो अर्थशास्त्र के जानकार हैं, जो वित्त के प्रशासन के जानकार हैं। कोई भी वित्त कार्य अगर प्रेसिडेंट आपके सौंपते हैं तो वो, तो ये सारे के सारे काम किसके द्वारा हैं, जो आपके संविधान ने दिए थे वित्त आयोग को।
अब एक इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीजें ये आई हैं कि कुछ चीजें संविधान ने इसको बाद में दी हैं, मतलब कुछ चीजें अमेंडमेंट करके इनको दी हैं। जिस तरह से पहले जब ये संविधान बना तब तो 73 अमेंडमेंट नहीं आया, तो 73 अमेंडमेंट के द्वारा ये इसके बाद में कार्य जोड़े गए। 73 अमेंडमेंट जो आया आपका किसके लिए है, आप मुझे बताएंगे चर्चा कि 73 अमेंडमेंट क्यों था। 73 अमेंडमेंट जो आया उसमें आपने बोला कि जो पंचायत है, ग्राम पंचायत है, उनके वित्तीय स्रोतों को पूरा करने के लिए, मतलब 73 अमेंडमेंट होता है ग्राम पंचायत के लिए। ग्राम पंचायत के लिए मतलब ग्राम पंचायत को पैसा चाहिए ना, ग्राम पंचायत के वित्तीय स्रोतों के लिए, वित्तीय स्रोतों वित्तीय स्रोतों के लिए संचित निधि की वृद्धि, मतलब संचित निधि किसकी, संचित निधि ये सलाह देता है कि जो राज्य सरकारें हैं, मतलब राज्य सरकारों की मतलब यहाँ पे स्टेट की है, ध्यान रखना। यही टेक्निकल पॉइंट्स रहते हैं जो आपको मतलब किताब में मतलब आसानी से समझ में नहीं आते कि 73 अमेंडमेंट के द्वारा ग्राम पंचायतों को वित्तीय स्रोतों के लिए संचित निधि की वृद्धि के लिए सलाह, भाई परामर्श ही तो कर रहा है कि इसकी वृद्धि के करने के इस तरह से उपाय आप कर लो तो आपकी संचित निधि में वृद्धि हो जाएगी। कोई टैक्सेस बढ़ा दो, कोई शुल्क बढ़ा दो, तो राज्य की जब संचित निधि बढ़ जाएगी तो जैसे सिंचाई कर पे वृद्धि की बात करेगा, अगर ये सलाह देता है कि सिंचाई कर की वृद्धि करके आप इसको यहाँ पे दे सकते हैं। इसी तरह आपका 74th अमेंडमेंट करके, 74th अमेंडमेंट के आधार पे इसने कहा नगर पालिका के वित्त की वृद्धि, मतलब नगर पालिका को जो वित्त दिया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा उसकी वृद्धि करनी चाहिए, और उसकी स्रोतों की वृद्धि करने के लिए बात कर रहा है। मतलब स्रोतों की वृद्धि होगी तो आपकी संचित निधि की वृद्धि हो जाएगी, मतलब ये उपाय बता रहा है उसमें। तो अभी तक आई थिंक यहाँ तक आपका क्लियर हो जाना चाहिए। हमें क्लियर हुआ आपका यहाँ तक? देखिए मैं रिपीट कर देता हूँ कि केंद्र राज्य कर के राजस्व का जो बंटवारे की बात करता है इसका कार्य। दूसरा राज्य जो केंद्र राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदानों की बात करता है, परामर्श दे रहा है। फिर इनके जो राजस्व के स्रोतों के वृद्धि के लिए बात करेगा ये कि कर राजस्व की स्रोतों की वृद्धि हम कैसे कर सकते हैं। फिर आपका सहकारी संघवाद का आधार प्रस्तुत करेगा ये। फिर वित्तीय कार्य जो भी आपका प्रेसिडेंट सौंपते हैं इनको, ये सारे के सारे उसके एक आधार होंगे। फिर इसमें जो संविधान के बाद में जो अमेंडमेंट होके आई चीजें वो 73 अमेंडमेंट से इसने कहा कि ग्राम पंचायतों के जो वित्तीय स्रोतों के लिए, मतलब वित्तीय स्रोत की जहां से सोर्स ऑफ इनकम है उसकी वृद्धि के लिए संचित निधि में वृद्धि करने के उपाय दिए इसने कि इन उपायों से आप संचित निधि में वृद्धि कर सकते हैं। इसी तरह 74th में बोला इसने कि 74th के अनुसार नगर पालिका में आप वृद्धि कर सकते हैं, मतलब उसके वित्तीय स्रोतों को बढ़ाने के लिए। और ये किसको दे रहा है, ये स्टेट की संचित निधि के लिए बात कर रहा है, ना कि सेंटर की। सेंटर को तो जरूरत नहीं है क्योंकि जो ग्राम पंचायत की संचित निधि के लिए फंड दिया जाता है वो दिया जाता है आपका राज्य की संचित निधि से। ये ध्यान रखना, राज्य की संचित निधि पे भारित होता है वो कर, मतलब जो फंडिंग होती है, और उस फंडिंग के लिए काम कौन करता है, राज्य वित्त आयोग एक होता है। लेकिन सलाह देने का काम 73 अमेंडमेंट के बाद किसने किया, ये आपका जो आपका भारत का वित्त आयोग है, मतलब आर्टिकल 280 के तहत जो बना है। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। सर एक क्वेश्चन ये था, जो सहकारी संघवाद का आधार था, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लीजिए, ये समझ में आया जैसे सहकारी संघवाद। मतलब संघवाद क्या होता है, मतलब जो संघवाद की बात करें, संघवाद पहले एक वर्ड है संघवाद की, अगर हम बात करें तो संघवाद मतलब केंद्र और राज्यों के बीच में विकेंद्रीकरण की स्थिति उत्पन्न करता है। मतलब वहां पे राज्यों को ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता देने की बात की जाती है।
दोनों मिलके बात करें। जिस तरह से हम अगर हमारा संविधान देखें तो एकात्मक दृष्टि से झुकाव है, मतलब केंद्र की तरफ झुका हुआ है कहीं ना कहीं। तो ये बात करता है, जैसे हमने लिबरलाइजेशन की बात की, बाद में उदारीकरण की बात की, हम राज्यों को ज्यादा से ज्यादा हम वित्त अगर उपलब्ध कराएंगे तो वे ज्यादा से ज्यादा लोक हित में काम करेंगे। तो ये संघवाद बोलता है कि राज्यों को स्वायत्ता दो, ज्यादा स्वतंत्रता नहीं लेकिन स्वायत्ता होनी चाहिए उनके पास ज्यादा। और सहकारी संघवाद कैसा है कि एक तो राज्य लड़के ले ले कि हमें भाई लड़के दे दे और डंडा मार के ले लें कि केंद्र से, या केंद्र ना दे उनको संघवाद, या केंद्र दे रहा है तो शर्तें लगा के दे रहा है, या बहुत उसमें। और एक होता है सहकारी, मतलब दोनों कोऑपरेटिव करके एक दूसरे के बीच में जो संबंध होना चाहिए वो कोऑपरेशन का संबंध होना चाहिए एक दूसरे के बीच में। आई होप यहाँ तक आप समझे कि सहकारी क्या है, कॉपरेशन, मतलब केंद्र और राज्य मिलके एक दूसरे, मतलब केंद्र अपने आप कहे कि हम राज्यों को, जैसे वित्त आयोग क्या करता है, वित्त आयोग हर बार बढ़ा देता है कि जो राज्यों का कर राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी ज्यादा होनी चाहिए। अभी आपकी 41% तक आ गई, 42 हो गई थी, तो 1% जम्मू कश्मीर जब चेंज हुआ तो 1% जम्मू कश्मीर की कम कर दी गई। तो वहां पे कहीं ना कहीं जो इस तरह की चीजें आती हैं, तो इस कर राजस्व में जो राज्यों की हिस्सेदारी दी गई है तो उसको कहीं ना कहीं बढ़ाने को सहकारी संघवाद की बात कर रहा है। मतलब केंद्र राज्य इस सिफारिश, केंद्र मान ले इस सिफारिश को और सहकारी संघवाद का एक आधार प्रस्तुत करे। समझे आप? ओके सर, समझ गया सहकारी से। नहीं, ओके आपका ऐसा आना चाहिए पूरा स्माइलिंग फेस वाला ओके। हाँ हाँ सर, आगे समझ में आ गया सहकारी संवाद का आधार। चलिए, क्योंकि ओके जबरदस्ती वाला ओके वाला यहाँ हम क्लास ले ही नहीं रहे हैं। क्योंकि जब आप एग्जाम में लिखें, आप यहाँ पे मुझे कितना भी क्वेश्चन पूछ लें, कितना भी मतलब इरिटेट कर लें, मुझे इरिटेशन नहीं होगा। लेकिन आपका मतलब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के अगर मुझे मतलब वहां से गाली देंगे या इरिटेट की सर ने तो पढ़ाया ही नहीं और ये एग्जाम में आ गया, तो वो ज्यादा वो अच्छा नहीं लगेगा। समझे ना मेरा मतलब पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? जी सर। अब थोड़े से मैं पॉइंट कवर करता हूँ फिर इसको, क्योंकि आज हमारे पास क्लास के लिए केवल 1 ही घंटा है, क्योंकि हमारी 10 बजे ज्योग्राफी की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं थोड़ा सा इसको एक थोड़े से मतलब की पॉइंट्स और बता रहा हूँ जो इसके एडिशनल पॉइंट है कि 1960 में वित्त आयोग ने एक और बात कही कि जैसे जूट उत्पादक है या जूट उत्पादक क्षेत्रों को मतलब उनके डेवलपमेंट के लिए वहां पे कुछ ना कुछ आपको ऋण प्रदान करना चाहिए या सहायता अनुदान प्रदान करना चाहिए। किसके लिए? जूट उत्पादकों के लिए। क्योंकि जूट उत्पादकों की स्थिति बहुत गंभीर स्थिति हो चुकी थी कि उनको अब जूट उत्पादक कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको? असम में, बंगाल में, उड़ीसा में, मतलब असम बंगाल उसका मेन पार्ट है। तो इस क्षेत्र के लोगों को वो करें। अब इस क्षेत्र के लोगों के हितों के संरक्षण के लिए भी उसने मतलब वित्त आयोग बोलता है कि इनके हितों के संरक्षण की बात कहीं ना कहीं इस केंद्र राज्य संबंधों की हिस्सेदारी में आती है कि जिस तरह से राज्यों का अगर संरक्षण के हितों के संरक्षण की बात करेंगे तभी तो केंद्र हष्ट-पुष्ट रहेगा ना। अगर भाई राज्य उसके बॉडी के पार्ट है, जब तक बॉडी के पार्ट सही नहीं रहेंगे तो आपका मस्तिष्क कैसे काम करेगा? तो यहाँ पे हर चीज जो बोली है इसने बोला है कि प्रेसिडेंट की सिफारिश पे होना चाहिए, मतलब राष्ट्रपति की सिफारिश पे इनको हमने क्या दिया, इनको क्या मतलब जूट उत्पादकों को ऋण और सहायता अनुदान में वृद्धि करनी चाहिए। देन एक और इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आयकर में अगर कहीं भी कोई वो हो रहा है, मतलब इसके लिए वो बोल सकता है कि आयकर, जैसे अभी हम इनकम टैक्स नॉर्मली देते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड और बहुत सारे ऐसे हैं कि जिन पे आयकर का जो प्रावधान है वो डिफरेंट है। आप देखना कि एग्रीकल्चर जो फार्मर्स हैं उनके पास इनकम टैक्स कैसे लगता है, कि फार्मर की इनकम पे तो कोई टैक्स लगता नहीं है। तो फार्मर की इनकम टैक्स की किस तरह कृषि आय पे लगना चाहिए, या भविष्य में अगर लगाएं तो उसके उस पे किस तरह से होना चाहिए, या आयकर के वितरण पे, मतलब आयकर में बढ़ाना घटाना, कोई भी इस तरह से कोई लॉ लाना है, या कृषि भूमि के लिए जिस तरह से हमने बात की, कोई कर और शुल्क की बात करता है, मतलब जो टैक्स की या शुल्क वृद्धि की,
और ये सारे के सारे जितने भी मैं बोल रहा हूँ ना, ये अभी के अभी, अगर इनसे रिलेटेड कोई भी बिल आएगा तो केंद्र राज्य संबंध में दिया गया है, कोई भी बिल आएगा वो प्रेसिडेंट की सिफारिश के आधार पे होना चाहिए। मतलब अगर उसकी पूरी स्थापना करनी है तो वो उसमें प्रेसिडेंट की सिफारिश होनी चाहिए। जिस तरह से हम धन विधेयक को, जो धन विधेयक लोकसभा में पेश करते हैं, वो प्रेसिडेंट की सिफारिश के बाद ही होता है। उस पर लास्ट में साइन करना उसका वो बन जाता है। तो पहले ही प्रेसिडेंट की सिफारिश से ही इस तरह के बिलों को पूरी स्थापना होनी चाहिए आपकी लोकसभा में। समझे यहाँ तक जो मैंने बताया आपको? हाँ सर, अब एक समझ रहा हूँ। छोटा सा और मैं कवर कर दूं तो हमारा ये टॉपिक अभी के लिए कवर हो जाएगा। थोड़ा सा और हमारे पास मतलब कल से हम विधिक संबंधों की बात कर लेंगे, जो केंद्र राज्य विधिक संबंध बोलते हैं। उसमें अभी इसमें एक चीज और देखिएगा, जो ऋण है आपका, ऋण किस तरह से राज्य सरकार ले सकती है। तो राज्य सरकार को अगर ऋण लेना है तो उसके लिए संविधान में क्या प्रावधान दिया है कि संचित निधि की गारंटी लेके। अब ऋण कहाँ से, ऋण दो हिस्सों से आता है, एक इंडिया से मतलब भारत के अंदर से ही, एक एब्रोड से। अगर हमें बाहर से ऋण लेना है तो केंद्र सरकार, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऋण लेना है, सपोज करो सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर ऋण लेना है तो वो दो आधारों पे ले सकती है। या तो इंडिया से वो आरबीआई से ऋण ले ले, या किसी भी उससे ऋण ले ले बॉडी से, और या एब्रोड से ऋण लेना है तो उसके लिए गारंटी किसकी होगी? एक ऋण के लिए गारंटी होती है, तो वो गारंटी होगी संचित निधि की। तो उसके लिए राज्यों की कोई भी जरूरत नहीं है कि राज्य सिफारिश करें या किसी के, वो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद में वो शक्ति रखती है। मतलब पार्लियामेंट के द्वारा ही उस चीज को वो किया जाए। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ऋण ले सकती है अपनी संचित निधि की गारंटी रखकर। दूसरा क्या है, अगर राज्यों को लेना है, मतलब राज्य पहले तो कहीं भी एब्रोड से या बाहर से कोई ऋण नहीं ले सकते हैं। वो ले सकते हैं ऋण अंदर से केवल, मतलब वो ऋण ले सकते हैं केंद्र सरकार के उस पे, और केंद्र सरकार के उस पे ऋण ले सकते हैं। कहाँ, कैसे? अपनी संचित, मतलब जो राज्य की संचित निधि है उसकी गारंटी देके। और उसमें भी अगर एक राज्य दूसरे राज्य से ऋण ले रहा है तो उसका आधार के लिए, अगर केंद्र सरकार का पहले से उस राज्य पे कोई ऋण है तो बिना केंद्र सरकार की परमिशन के वो दूसरे राज्य से भी या कहीं से भी किसी बॉडी से ऋण नहीं ले सकता। हाँ, कुछ कंडीशन है जिसमें आपका वर्ल्ड बैंक से वो ऋण ले सकता है, लेकिन उसमें भी आपको केंद्र सरकार की परमिशन चाहिए और केंद्र सरकार की संचित निधि की गारंटी। तो कुल मिला के अगर राज्यों को ऋण लेना है तो केंद्र सरकार की अनुमति के बिना वो ऋण नहीं ले सकते। समझ में आया यहाँ तक? कोई भी अगर कुछ सर भी आपको यहाँ तक समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं या ग्रुप पे पूछ सकते हैं आज की कक्षा से रिलेटेड। सर एक चीज समझ में आया, ये एक क्वेश्चन था। जैसे कि जी आपने बोलिए। बताया कि राज्य वर्ल्ड बैंक से लोन ले सकता है, ठीक है। राज्य वर्ल्ड बैंक के पास अप्रोच कर सकता है कि वो तो इंडिया अप्रोच करेगी नहीं ना सर? नहीं नहीं, सेंटर वो अप्रोच करती है ना फिर वो। केंद्र सरकार की उससे ही वो अनुमति से लेगा। मैंने बोला ना कि परमिशन केंद्र सरकार की लेगा, मतलब अप्रोच जो केंद्र सरकार दिलाएगी उस राज्य को ऋण। डायरेक्ट आके वर्ल्ड बैंक चाहे कि मैं हरियाणा को या यूपी को मैं दे दूं तो ऐसा नहीं होगा। इसीलिए हमारा यूनियन है, संघ है, ना कि फेडरल है। मैंने आपको पहले समझाया था कि यूएसए की तरह नहीं है, हमारा देश यूनियन है। समझ सर में जैसे आया? कि, हाँ सर, एक जैसे एग्जांपल लेना चाहता हूँ। जैसे अगर हरियाणा राज्य में मुझे किसी बांध परियोजना के लिए लोन चाहिए हरियाणा गवर्नमेंट को, हम्म। तो सर लोन तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है ना सर, की परियोजनाओं के विकास के लिए, या वो लोन लेकर हरियाणा गवर्नमेंट को देती है, हरियाणा गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक के पास जाती है? नहीं नहीं, हरियाणा गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक के पास नहीं जाएगी, वो जाएगी केंद्र सरकार ही, लेकिन वो अप्रोच करेगी केंद्र सरकार से। मिलेगा ऋण हरियाणा गवर्नमेंट को वर्ल्ड बैंक से। परमिशन चाहिए, बिना परमिशन के नहीं ले सकते हैं वो। अगर केंद्र सरकार परमिशन दे देती है अपने विवेक पे तो उसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया? ओके सर। सर लेकिन जैसे कि वैसे वैसे तो एक जैसे क्वेश्चन। सपोज करो वो राज्य सूची के विषय पे ही वो ऋण लेगी, या अपनी कोई योजना है उसके लिए ऋण लेगी।
या किसी चीज के विकास के लिए ऋण लेगी, तो सबसे पहले जो ऋण लेते हैं वो ऋण इंटर स्टेट, मतलब जैसे हरियाणा को चाहिए तो वो कर्नाटक से ले लेगा, या यूपी से ले लेगा, या किसी ट्रस्ट से ले लेगा, या आरबीआई से ले लेगा। तो वो सारा अगर ऋण ले चुका है ऑलरेडी, तो केंद्र वो अगर उसके अलग कोई ऋण लेना चाहता है दूसरे स्टेट से, और उस पर ऑलरेडी केंद्र सरकार का कोई ऋण बकाया है, तब भी उसको परमिशन लेनी है उससे ऋण लेने के लिए। समझ में आया? हाँ सर, समझ में आ गया। चलिए, अगर इससे भी रिलेटेड कुछ है तो आप क्वारी ग्रुप पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और आप ये ग्रुप ज्वाइन करिए, आपका नंबर वो, क्योंकि सारी की सारी टेलीग्राम पे इंफॉर्मेशन दी जा रही है। सर चलिए, अभी जल्दी ज्वाइन ज्योग्राफी करूंगा की सर। क्लास स्टार्ट होने जा रही है, इसलिए आज की क्लास अब यहीं पे हम वो कर सकते हैं। और इसको आप हमारे एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब पे, क्योंकि वहां पे आपको सारी की सारी जितने भी कंटिन्यूएशन में आपको वो मिलेंगी। और बेल का बटन जरूर दबाइएगा वहां पे, तो आपके सारी की सारी कंटिन्यूएशन में आपको पूरी की पूरी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। चलिए, थैंक यू।